हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद श्रुबी। आज की हमारी वीडियो है वाइट माउस सर्कस के क्वेश्चन आंसर्स की। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉम्प्रिहेंशन में, आपके पेज नंबर 68 पे दिए हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट रीजन डिड द ग्रैंडमदर गिव फॉर गोइंग टू बर्नमाउथ? बर्नमाउथ जाने के लिए ग्रैंडमदर ने क्या रीजन दिया? तो उसका रीज़न यही था कि उन्हें डॉक्टर ने कहा था, डॉक्टर ने ऑर्डर दिया था कि अगर आप जो एज में हो, अगर आप इस एज में वहाँ जाओगे तो आपकी एज और बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ का जो हवा पानी है वो बुजुर्गों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो शी डिसाइडेड टू गो टू बर्नमाउथ इन ऑर्डर टू ओबे हर डॉक्टर्स ऑर्डर्स। अपने डॉक्टर के ऑर्डर्स को ओबे करने के लिए वो वहाँ गई थी। बी पार्ट, हाउ डज द बॉय डिस्क्राइब द होटल? बॉय ने, जो इस बुक का प्रोटैगनिस्ट है, उसने होटल को कैसे डिस्क्राइब किया? आपके चैप्टर में दिए हुए हैं कुछ वर्ड्स। इट वाज एन एनॉर्मस वाइट बिल्डिंग ऑन द सी फ्रंट। बिल्कुल सी फेसिंग बिल्डिंग थी वो। होटल जो था सी फेसिंग था, वाइट कलर का, बहुत एनॉर्मस, बहुत बड़े साइज का था। एंड इट लुक्ड टू मी लाइक अ प्रिटी बोरिंग प्लेस टू स्पेंड अ समर हॉलीडे। और वो देखने में बहुत बोरिंग लुक दे रहा था, बहुत मज़ेदार, जैसे कि हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं और किसी भी होटल को देखकर हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, मगर वो नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको चारों तरफ सिर्फ ओल्ड पीपल ही नज़र आ रहे थे। तो उसको कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लग रहा था। उसको लग रहा था मेरी गर्मी की छुट्टियां तो बेकार चली जाएंगी इतनी बोरिंग जगह पर आके। He described the hotel as the ground floor of the hotel was a maze of public rooms. Maze होती है भूल भुलैया। उसको लग रहा था यहाँ पर इतने सारे कमरे हैं कि मैं खो ही जाऊंगा, कि मतलब कोई भी आदमी अगर वहां आए ग्राउंड फ्लोर पे तो शायद वो एक बार को रास्ता भूल जाएगा। एंड ऑल ऑफ देम नेम्ड इन गोल्ड लेटर्स ऑन द डोर्स। और उन सब के दरवाजों पर, हर कमरे के दरवाजे पर गोल्ड में, शब्दों में, सुनहरे शब्दों में नाम लिखा हुआ था रूम का। So this is how he has described the hotel. C part, why had the grandmother given the boy a pair of white mice? उसकी दादी माँ ने उस लड़के को एक जोड़ी, यानी कि 2 चूहे सफ़ेद रंग के क्यों गिफ्ट में दिए थे? आप जानते हैं, आपने स्टोरी पढ़ी है तो उसमें आपको पता ही होगा, क्योंकि उसे पता था कि वो अपने पोते को इतनी बोरिंग जगह पर लेके जा रही है। सो जस्ट उसका कॉम्पनसेशन था, उसकी भरपाई करने के लिए था ये, कि उसको इतना बुरा लग रहा है कि उसकी गर्मी की छुट्टियां बेकार हो जाएंगी, तो उसको जस्ट टू मेड अप द थिंग्स, उसका कॉम्पनसेशन समझ लीजिए। ठीक है, द ग्रैंड मदर हैड गिवन द बॉय अ पेयर ऑफ वाइट माइस एज कॉन्सोलेशन, उसको उसका दिल रखने के लिए, बिकॉज बर्नमाउथ वॉज अ बोरिंग प्लेस। डी पार्ट, व्हाट वॉज द फर्स्ट ट्रिक द बॉय टॉट द माइस? उसने अपने चूहों को सबसे पहले कौन सी ट्रिक सिखाई थी? The first trick the boy taught the mice was to creep up the sleeves of his jacket and come out by his neck. मतलब उसकी बाजू में से घुसकर उसकी गर्दन में से, उसकी कॉलर में से बाहर निकल के आना। E part, why did the hotel manager get angry with the boy and his grandmother? होटल के मैनेजर को उस लड़के पर और उसकी दादी पर गुस्सा क्यों आया? हम सब जानते हैं कि होटल्स में चूहे अलाउड नहीं होते, क्योंकि वो हाइजीन के लिए अच्छा नहीं होता। और उनके चूहे, होटल में चूहे पाए गए तो उन्हें ये डर था कि बाकी के जो गेस्ट हैं कहीं वो कंप्लेंट ना कर दें और उनका होटल बंद ना हो जाए। और ये उनकी होटल की हाइजीन के लिए भी अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने उनको गुस्सा किया, क्योंकि वो उनके कमरे में मिले थे और वो उनके पेट थे, इसलिए। सो द होटल मैनेजर वॉज एंग्री विद द बॉय एंड हिज ग्रैंड मदर फॉर सजेस्टिंग दैट द होटल वॉज फुल ऑफ रैट्स। उसको गुस्सा शुरू में इसलिए, पहले तो उसको गुस्सा इसीलिए आया था क्योंकि उनके कमरे में चूहे पाए गए। फिर बाद में जब उनकी मुलाकात दादी और पोते से होती है, तब वो उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाती हैं कि तुम्हारा होटल जो है वो तो चूहों से भरा पड़ा है, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है मैनेजर। सो दीज आर द 2 रीजंस व्हाई ही गेट्स एंग्री। First of all, he finds mice in their room. Secondly, when grandmother confronts him, or you can say argues that his hotel is full of rats, इन 2 बातों पर उसे गुस्सा आता है।
F part, what made the boy confident that he had found a good place to train his mice? किस बात से उस लड़के को ऐसा लगा कि अब मुझे अपने चूहों को ट्रिक्स सिखाने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह मिल गई है? तो इसका आंसर है वो एक बहुत ही लार्ज बॉलरूम में जाता है जो कि हर वक्त खाली रहता है, उसको लगता है कि यहाँ पर तो लोग आने नहीं वाले। दूसरा जिस बात से उसको कॉन्फिडेंस आता है वो ये था कि बाहर एक्चुअली एक बोर्ड लगा था जिसमें ये लिखा था कि ये जो रूम है यहाँ पर मीटिंग होने वाली है उन लोगों की जो बच्चों के राइट्स के लिए लड़ते हैं, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ते हैं। तो उसको लग रहा था कि अगर मैं पकड़ा भी गया तो भी मैं सेफ ही रहूंगा क्योंकि यहाँ के लोग जो मीटिंग में आएंगे वो एक बच्चे को माफ कर देंगे और बल्कि उनकी भले के लिए सोचेंगे। सो द बॉय वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही हैड फाउंड अ गुड प्लेस टू ट्रेन हिज माइस बिकॉज द बॉल रूम वॉज लार्ज एंड एम्प्टी। एक तो वो बहुत बड़ी जगह थी और बहुत खाली थी बिल्कुल, वो आराम से कहीं भी छुप कर उन्हें सिखा सकता था। द रूम हैड बीन यूज्ड फॉर अ मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ RSPCC and even if these members were to come into the room, अगर वो भी कमरे में घुस जाते while he was there, they would be good kind people, क्योंकि वो तो अच्छे ही लोग होते, उसको कुछ डांटते ही नहीं, गुस्सा ही नहीं करते। तो ये सोचकर उसने अपने चूहों को वहां ट्रेनिंग देना ठीक समझा। So these questions are more difficult. Let's discuss them. G part. In what ways was the grandmother a clever and thoughtful lady? आपको कैसे लगता है कि जो उसकी दादी थी वो एक thoughtful यानी कि सोची समझी, उनके पास समझ थी और वो clever थी, थोड़ी चालाक थी? सबसे पहला रीज़न तो यही है कि जब वो पकड़े जाते हैं और मैनेजर उन्हें अपने रूम में बुलाता है गुस्सा करने के लिए कि आप अपने साथ चूहे क्यों लाए होटल में, तब उसकी दादी सिचुएशन को मैनिपुलेट करती हैं और अपने फेवर में करने के लिए उल्टा होटल मैनेजर पे ही इल्ज़ाम लगा देती हैं। तो ये उनकी एक चाल थी कि अपने आप को सेफ गार्ड कर सके और वो होटल मैनेजर जो है वो उन्हें रूम से, होटल से बाहर ना निकाल दे। So you will frame your answer like this: the grandmother outwitted the hotel manager by suggesting that there were rats in the hotel and it might be closed down if this fact was reported to the public health authorities. अगर उन्होंने शिकायत कर दी public health authorities को तो उनका होटल बंद भी हो सकता है। H part. In your own words, describe how mice may be trained to walk a tightrope. आपको खुद डिस्क्राइब करना है कि कैसे हम माइस को, चूहों को टाइट रोप पर, रस्सी पर चलने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इसमें आपको अपने खुद के आइडियाज़ लिखने हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आपके पास चूहे होते तो आप उन्हें ट्रेनिंग कैसे देते? ओके। आई पार्ट. व्हाट डिफिकल्टीज माइट यू कम अप अगेंस्ट इफ़ यू वर ट्रेनिंग माइस? आपको क्या लगता है कि अगर आप चूहों को ट्रेनिंग दे रहे होते तो आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता? तो दीज आर एक्चुअली पर्सनल, अपनी अपनी सोच है, आप लोगों के अपने आइडियाज़ हैं जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो इनके आंसर्स आप खुद लिखिएगा सोच के। Question number 2. What do you think is meant by the following? You may discuss each sentence in class. Try to find other ways of expressing the same ideas. Okay. It's Tommy Rot. It's Tommy Rot का क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है बकवास, नॉनसेंस या फुलिशनेस। जैसे कि जब टिम, ये बॉय जो है, जो पोता है दादी का, वो पूछता है दादी से कि क्या सच में जो डॉक्टर कह रहा है वो सच है? क्या बर्न माउथ में जाकर बूढ़े लोग हेल्दी हो जाते हैं? तब उसकी ग्रैंड मदर जो है वो ऐसे रिएक्ट करके बोलती हैं कि इट्स टॉमी रॉट, की ये तो टोटल बकवास है, डॉक्टर जो भी कह रहा है। बट स्टिल वो फिर भी डॉक्टर का कहना मानकर उस जगह पर जाती हैं। ओके, तो इस एक्सप्रेशन का मीनिंग है इट्स नॉनसेंस। ओके। बी. दे वर टेरिफिक फन। ये कब होता है? जब वो जो बॉय है वो जब उसकी दादी उसको चूहे गिफ्ट में देती हैं तब खुश होके वो बोलता है अपनी दादी से कि अब तो बहुत मज़ा आने वाला है मुझे, ये जो चूहे मुझे मिल गए हैं तो अब मुझे बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। सी. और इसका मीनिंग यही होता है कि बहुत खुश है वो, बहुत प्लीज्ड है उसके अपनी दादी से। सी. द मैनेजर वॉज अ ब्रिस्ली मैन। ब्रिस्ली, ब्रिसल्स आपने सुना है, जो हमारे ब्रश होते हैं, टूथ ब्रश,
उसमें जो पोर्शन हमारे दांतों को क्लीन करने के लिए यूज होता है उन्हें ब्रिसल्स कहते हैं, उसी से ब्रिस्ली बना है। यानी कि उस मैनेजर के बाल जो थे, यहाँ पर वो जो बॉय है वो उस होटल के मैनेजर के बालों को डिस्क्राइब कर रहा है, और वो कह रहा है कि उसके बाल जो थे वो बिल्कुल ब्रिस्ली थे, खड़े खड़े, बहुत ही अकड़े हुए थे, स्टिफ थे, प्रिकली थे, जैसे कि स्पाइक्स होते हैं, कांटे जैसे बाल थे। डी पार्ट, रैट्स cried मिस्टर स्ट्रिंगर going mauve in the face। ये तब आता है ये डायलॉग जब मिस्टर स्ट्रिंगर के ऊपर दादी जो है वो इल्ज़ाम लगाती हैं कि आपका होटल जो है वो चूहों से भरा पड़ा है। तब मैनेजर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ये कहते हैं कि मेरे होटल में चूहे हो ही नहीं सकते। गोइंग मॉव इन द फेस का मतलब होता है गुस्से के मारे मुंह का कलर बदल जाना, इतना लाल हो जाना गुस्से में। जब उसके ऊपर किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया कि आपके होटल में तो बहुत सारे चूहे हैं, तो मैनेजर को बहुत गुस्सा आ गया। ई पार्ट, मे आई सजेस्ट अ कॉम्प्रोमाइज मैडम। तब जब ग्रैंडमदर ने मैनेजर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैं अगर ये हाइजीन एसोसिएशन को आपकी शिकायत कर दूंगी तो आपके होटल को ताला लग जाएगा, सारे गेस्ट जो हैं वो आपका होटल छोड़ के भाग जाएंगे। ये धमकी जब ग्रैंडमदर देती है मैनेजर को, तब मैनेजर जो है वो सेटलमेंट करने पर आ जाता है और दादी से कहता है कि क्या हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्या हम इस सिचुएशन को एक कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग होता है टू सजेस्ट अ कॉम्प्रोमाइज़ का, कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब कि टू सेटल योर डिफरेंसेस बाय मीन्स ऑफ एन अग्रीमेंट, किसी एक बात पे अग्री करके अपनी जो डिफरेंसेस हैं, अपनी जो लड़ाई है उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। एफ पार्ट, द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द होटल वॉज अ मेज ऑफ पब्लिक रूम्स। कि ये बात वो बॉय बोलता है जब वो अब होटल का चक्कर काटने जाता है और उसको देखता है कि ग्राउंड फ्लोर पे तो इतने सारे रूम्स हैं कि इतने सारे रूम्स को देखकर तो कोई भी आदमी खो जाए या पजल हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। तो मेज जो होती है वो एक तरह से भूल भुलैया होती है। तो यहाँ पर बॉय जो है, अब क्योंकि वो बच्चा है, अगर कोई अडल्ट हो तो ऑब्वियसली नहीं भूलेगा, लेकिन भूलने के चांसेस फिर भी हैं, खो जाने के चांसेस हैं, क्योंकि वो एक मेज की तरह है। मेज होता है जहाँ पर आदमी भूल भुलैया से कंफ्यूज हो जाता है, पजल हो जाता है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा डायलॉग कब बोला गया है, क्योंकि उसी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से ही आपको पता चलेगा कि उसका उस एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब आपका है वर्किंग विद वर्ड्स। यहाँ पर वही वाला एक्सप्रेशन दोबारा से आया है, रैट्स क्राइड मिस्टर स्ट्रिंगर गोइंग मॉव इन द फेस। यहाँ पर हमने एक इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए एक कलर का यूज किया है। यहाँ पर एंगर को दिखाने के लिए मॉव बोला गया है कि उसके फेस का कलर जो है वो मॉव हो गया। मॉव अदरवाइज होता है एक लाइट पर्पल कलर। अब यहाँ पर हमारे अलग अलग जो इमोशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग कलर्स होते हैं। तो वही पूछा गया है, हमसे यही पूछ रहे हैं कि और कौन से कलर्स हैं जो लोगों के अलग अलग फीलिंग्स या इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं। थिंक ऑफ दीज फीलिंग्स। अच्छा, पहले तो ये देखो कि वाई डज मिस्टर स्ट्रिंगर टर्न मॉफ, उनको गुस्सा क्यों आया। व्हाट डज दिस टेल अस, इससे ये पता चलता है कि उनका मुंह जो था वो गुस्से से लाल हो गया। और उन्हें गुस्सा क्यों आया, क्योंकि ग्रैंडमदर ने कहा कि आपका होटल चूहों से भरा पड़ा है। अब यहाँ पर पूछा गया है विच अदर कलर्स आर यूज टू डिस्क्राइब पीपल्स फीलिंग्स और मूड्स। तो जैसे गुस्से के लिए रेड होता है, मौव होता है, और भी बहुत सारी फीलिंग्स हैं, देखो दी हुई हैं, जैसे फियर, फियर होता है डर। डर के लिए आप कौन सा कलर रिप्रेजेंट करता है, वाइट हो सकता है, ग्रे हो सकता है। एंगर के लिए, गुस्से के लिए वही रेड है, यहाँ पर मॉव यूज हुआ है, जैसे कि पर्पल है, ब्लैक है। और रेज, रेज भी बहुत तेज गुस्सा ही होता है जब आदमी गुस्से में बदले की भावना में होता है, तो उसके लिए भी रेड कलर यूज हो सकता है। सैडनेस, उदासी दिखाने के लिए ब्लू कलर यूज किया जाता है। सिकनेस, बीमारी दिखाने के लिए आप फिर से वही वाइट है, या फिर कलरलेस भी हो सकता है। और एनवाई, एनवाई होता है जेलसी, जब हमें किसी से जलन होती है, हम किसी से चिढ़ते हैं, हमें गुस्सा आता है, हम उससे दुश्मन समझते हैं,
उस फीलिंग को एनवाई कहते हैं। तो उसके लिए ग्रीन कलर होता है, या फिर हाँ उसके लिए ग्रीन कलर होता है। और बाकी इस तरह के ब्लैक कलर तो आप समझते ही होंगे कि ब्लैक कलर गुस्सा या डार्कनेस दिखाने के लिए है, थंडरस फीलिंग दिखाने के लिए है। यहाँ पर मैनेजर की अलग अलग फीलिंग्स भी हैं, जैसे कि वो सरप्राइज हो जाता है उनकी बातें सुनकर, ग्रैंडमदर और बॉय की। उसके अंदर रेज की फीलिंग आती है, और एक फीलिंग होती है कावर्डिस। कावर्डिस होता है डरपोक जो होता है ना, उसके लिए हम येलो कलर यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग जो कलर्स हैं वो अलग अलग इमोशंस और फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द कलर्स यू कैन थिंक ऑफ, देन ट्राई टू यूज देम इन सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब हाउ पीपल फील। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हेयर आर सम वर्ड्स यूज्ड बाय द ऑथर टू डिस्क्राइब मूवमेंट। अलग अलग मूवमेंट्स के लिए अलग अलग वर्ड्स यहाँ नीचे दिए गए हैं। ट्राई टू फाइंड देम इन द पैसेज, यूज द वर्ड्स इन इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। किसी भी वर्ड से सेंटेंस बनाने के लिए आपको पहले उसका मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। तो लेट्स डिस्कस द मीनिंग एंड देन यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस ऑन योर ओन। ओके, फर्स्ट इज पॉप इन। पॉप इन का मतलब होता है अचानक से किसी से यूं ही मिलने आ जाना, या कुछ पल के लिए, ओके, फॉर सेकेंड्स। तो इसका आप सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, जब आप किसी से बस ऐसे ही कहते हैं ना, हम तो यूं ही यहाँ से गुजर रहे थे तो मिलने आ गए, जब आपके पास कोई रीजन या कोई पर्पस नहीं होता किसी से मिलने का, अनएक्सपेक्टेडली। सेकंड है बर्स्टिंग इन। बर्स्टिंग इन होता है किसी अचानक से एंटर करना, और तब वो भी अनएक्सपेक्टेड ही होता है, लाइक एंटरिंग सडनली विदाउट एनी वार्निंग। सी है साइडल्ड। साइडल्ड का मतलब होता है जब आप ना थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा होके धीरे धीरे दीवार की तरफ होकर चलते हैं किसी चीज की तरफ, या क्रीप करते हैं। क्रीप का मतलब होता है रेंगना, मतलब टेढ़ा टेढ़ा होके। आपने देखा होगा ना जब हम साइड से कभी निकलने की कोशिश करते हैं, वो मूवमेंट। मार्च्ड। मार्च हम कब यूज करते हैं नॉर्मली, जब हम सोल्जर्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वो मार्चिंग करते हैं, उनके हैंड्स और आर्म्स की जो मूवमेंट बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड होती है, बहुत एक दूसरे से मैच करती हुई होती है। तो यहाँ पर इसका यही मतलब है कि स्मार्टली चलना, मिलिट्री वाले वे में। ई है वॉन्डर्ड। वॉन्डर्ड का मतलब होता है ऐसे ही घूमना फिरना, बिना किसी पर्पस के, बिना किसी रीजन के, ऐसे ही डोलना, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं हांडना। सो इट्स दैट। क्रीप। क्रीप का मतलब भी रेंगना ही होता है, मतलब बिल्कुल चुपचाप धीरे धीरे से दबे पांव जाना। जी, रन। रन का मतलब आपको पता ही है, भागना। स्कटलिंग। स्कटलिंग का मतलब होता है छोटे छोटे कदम लेकर जल्दी जल्दी भागना, ऐसा आपने कार्टून्स में बहुत देखा होगा। और आई है पोरिंग इन। पोरिंग इन का मतलब होता है ये एक इस तरह का भी एक्सप्रेशन है, जब हम यहाँ पर तो मूवमेंट के लिए यूज हुआ है, अदरवाइज इसका एक और मीनिंग भी होता है, जिससे हम कहते हैं ना कि क्लैप्स शुड कीप ऑन पोरिंग इन, या ब्लेसिंग्स शुड बी पोरिंग इन, कि दुआएं मिलती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए, इस वे में भी यूज होता है। और यहाँ पर इसका मीनिंग है जैसे पानी की तरह, जैसे पानी की मूवमेंट होती है वैसे ही किसी आदमी की मूवमेंट होना। इसके बाद है टिप टोड। टिप टोड आपने देखा ही होगा, जब आप पंजों के बल चल के भागते हैं, या जल्दी जल्दी चलते हैं अपने फिंगर से, पैर की उंगलियों पे, ताकि कोई आपको पकड़ ना पाए या देख ना पाए, कोई समझ ना पाए कि आप वहां से गुजर रहे हो। एंड लास्ट, नो सेकंड लास्ट, के वेंचर्स। वेंचर्स का मतलब होता है कुछ रिस्क उठाना, कुछ नया स्टार्ट करना जिसमें रिस्क हो, कि वेंचर्स फॉरवर्ड, यही है इसका मतलब, कि आगे बढ़ना और रिस्क उठाना, कुछ नया स्टार्ट करना जिसमें रिस्क या एडवेंचर इन्वॉल्व हो। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, When would you use the following words? नीचे दिए गए वर्ड्स को आप कब यूज करोगे? आपको इनके मीनिंग्स जो हैं वो डिक्शनरी से फाइंड आउट करने हैं, और फिर उनसे सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। Let's discuss the meaning and then you can frame the sentences on your own. First word is Scrabble.
स्क्रैबल का मतलब क्या होता है? आप जब जल्दबाजी में चलते हैं, फटाफट हड़बड़ाहट में, उसको कहते हैं। फिर इसके बाद है स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल का मतलब होता है मूव और क्लाइंब हरिडली, जल्दी जल्दी चलना या चढ़ना, स्पेशली ऑन द हैंड्स एंड नीज। जब आप अपने हाथों और घुटनों, मतलब जब हम कहते हैं ना चारों हाथ पैर पे चलते हैं, कि हम घोड़ा बन के चलते हैं, उसको कहते हैं स्क्रैम्बल। स्क्रेप, स्क्रेप का मतलब होता है खुरचना। जब हम अपनी उंगली की या किसी चीज की हेल्प से कुछ खुरचते हैं, स्क्रेप करते हैं। और पास बाय वाइल कमिंग इनटू कांटेक्ट इन एन एब्रेसिव और स्लाइडिंग मैनर। मतलब हम इस तरीके से जब हम स्लाइड करते हुए चलते हैं, किसी से चल टकरा जाते हैं और हमारे थोड़ी सी घिसड़ लग जाती है। नेक्स्ट है वीव। वीव का मतलब होता है मूव इन एंड आउट और स्वे फ्रॉम साइड टू साइड, अंदर बाहर होना, या फिर जैसे वीविंग एक एक्शन है। वीव का मतलब होता है बुनना, जो इसे हम बुनने का एक्शन करते हैं। मम्मियों को देखा होगा आपने अपनी, जो सिलाई करती हैं, जब स्वेटर बुनती हैं तो उनकी जो सिलाइयाँ हैं वो कैसे आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर मोशन में चलती हैं। ऐसे ही इसी मोशन को, इसी मूवमेंट को वीव करना कहते हैं। लास्ट है स्टैम्पीड। स्टैम्पीड होता है भगदड़, जब लोग बिना सोचे समझे, बस बिना होश में हुए भागते हैं, जैसे भगदड़ मच जाती है और लोग बिना सोचे समझे भागना शुरू कर देते हैं। जिसको जहां से मौका मिलता है वो वहां भागता है, जिसमें कई लोगों को धक्का लगता है और वो गिर जाते हैं, और जो बाकी भागने वाले लोग हैं वो उनके ऊपर से ही चल के भागते रहते हैं। तो ऐसे में स्टैम्पीड में कई लोगों की मौत भी हो जाती है, क्योंकि जमीन पे जो लोग गिर गए हैं उनको कोई उठाता नहीं है, बल्कि उनके ऊपर से चल चल के भागते हैं लोग। सो दैट इज स्टैम्पीड। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए हैं। इसके बाद का जो आपका बैक एक्सरसाइजेज हैं वो सारी ग्रामर हैं। आप उनको, वो ग्रामर पोर्शन में कवर होंगी बैक एक्सरसाइजेज। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। बाय।